नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स के एमसीक्यूज़ आप कर रहे हैं और इस सीरीज में मैंने आपको 2 लेक्चर्स में 30 क्वेश्चन तक फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आइए 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो 31 क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपके सामने होगा। पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन। जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। कब होगी? यदि। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो आइए देख लेते हैं। जो इफ़िशियंसी है हीट इंजन की, रिवर्सिबल हीट इंजन यानी कि कार्नोट हीट इंजन की जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वो आप जानते होंगे। ईटा बराबर है 1 - T2/T1। तो इफ़िशियंसी 100% होने का अर्थ आप समझ सकते हैं, यानी कि परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आएगा? अपॉन में 100 यानी कि 1। इफ़िशियंसी 1 होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि परसेंटेज में इफ़िशियंसी 100% है। तो इफ़िशियंसी 1 कब होगी? जब ये वाली टर्म कितनी हो जाए? 0। और ये वाली टर्म 0 कब हो सकती है? जब या तो T1 इन्फिनिटी हो जाए, तो T1 इन्फिनिटी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये 0 कब हो सकता है? जब T2 कितना हो जाए? 0। ठीक है जी, 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन, क्योंकि T1 T2 केल्विन में होते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो T2 जो है 0 केल्विन होना चाहिए, तब इफ़िशियंसी ईटा बराबर 1 यानी कि 100% हो सकती है। तो अब पढ़ लो ऑप्शन। उसने कहा यदि टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर 100 हो जाए, यानी T1 100 हो जाए, तो नहीं, उससे तो ऐसा होगा नहीं। टेम्परेचर जो सिंक का है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो मैंने कहा सेल्सियस में नापना नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ही गलत, क्योंकि T1 T2 केल्विन में होते हैं। और अगला कह रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 0 केल्विन। ठीक है जी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर। और नेक्स्ट जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स इतना ही हो जाए जितना टेम्परेचर सिंक का है, यानी T1 T2 बराबर हो जाए। तो T1 T2 बराबर हो जाएंगे तो कट के 1 आएगा, तो 1 - 1 0, इफिशियंसी 0 हो जाएगी फिर तो ये वाला भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ें। क्या लिखा है? लिखा है ऑल रिवर्सिबल इंजन्स, जो सभी रिवर्सिबल उत्क्रमणीय इंजन हैं, ऑपरेटिंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स, यानी सभी की जो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है वो सेम है, यानी टेम्परेचर T1 T2 सभी के लिए कैसे हैं? सेम। हैव सेम इफिशियंसी, सबकी इफिशियंसी सेम होती है। ये तो मैंने पढ़ा है आपको MCQs के अंतर्गत ही, और वैसे तो पढ़ा ही रखा है सब। मैंने बताया था आपको कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं सब जो सेम टेम्परेचर T1 T2 के बीच वर्क कर रहे हैं, या सेम हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के बीच वर्क कर रहे हैं, उनकी इफिशियंसी सेम होती है। ये कार्नोट थ्योरम है। और कार्नोट थ्योरम में एक बात और थी कि रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होती है इरिवर्सिबल हीट इंजन से। ठीक है जी, 2 बातें हैं कार्नोट थ्योरम में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्नोट थ्योरम। ठीक है, पूछा है कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो कौन से का है? कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम जो है आपकी, वो आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, क्वेश्चन नंबर 32 का सी। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 33 में। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा? इन ए कार्नोट साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप है वो किसका है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था MCQs में ही, कार्नोट साइकिल ऐसे होता है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है।
मैंने बताया था ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ऐसे, और ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसे कहते हैं समतापीय प्रसार या विस्तार, ठीक है जी। और ये रुद्धोष्म प्रसार, ये समतापीय संपीड़न और ये रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे कहा फर्स्ट स्टेप क्या है कार्नोट चक्र में, कार्नोट साइकिल में, तो कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है पहले वाला, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही आपसे कोई सा भी पूछ सकता है कि सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है, तो आपको कार्नोट साइकिल का डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ें, आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहता है कि जो इफ़िशियंसी जो है कार्नोट हीट इंजन की, जो वर्क कर रहे हैं स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच। स्टीम पॉइंट यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स, स्टीम पॉइंट है, सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है, वो स्टीम पॉइंट है। स्टीम पॉइंट यानी भाप बिंदु, यानी जिस पर भाप जल भाप में बदलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कैल्विन में बदलोगे तो 373 कैल्विन हो जाएगा, 273 जोड़ोगे तो। और T2 को कहा, दूसरा कहा आइस पॉइंट। देखो ये नहीं कहा कि आइस पॉइंट वाला T2 है, सिंक का टेम्परेचर है, लेकिन आपको पता है ना जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी रहती है, तो T1 रहता है सिंक का टेम्परेचर ज़्यादा वाला, और कम वाला कोल्ड बॉडी यानी कि T2 होता है ना सिंक का टेम्परेचर। तो T2 आइस पॉइंट है, यानी हिमांक, हिम बिंदु कहते हैं हिमांक, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 जोड़ोगे तो 273 कैल्विन आ जाएगा। आपसे कहा एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 1 - T2/T1। 1 - T2 कितना है 273, और T1 कितना है 373। एलसीएम लो तो ईटा बराबर 373 - 273 100 हो जाएगा, और ये बचेगा 373, ठीक है जी। 373 से भाग कर लो 100 को, पॉइंट लगा लो 0, 2 बार चलेगा, ठीक है जी। तो 0.2 करके आ रहा होगा कुछ, परसेंटेज में दे रखा है तो ये आ जाएगा 0.2 से रिलेटेड जब करोगे तो 2 किसके में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है 26, ठीक है जी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने से तो चल जाएगा, नहीं तो पूरी भाग कर लो आगे तक, ठीक है जी। यदि किसी और ऑप्शन में भी 2 होता तो 1 अंक और कर लेते, फिर पता चल जाता, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कौन सी इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है जी। इंटेंसिव वेरिएबल आपसे पूछा है। देखो मैं आपको बता दूं, ये शायद मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया। वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, है ना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक तो एक्सटेंसिव होते हैं और एक होते हैं इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वे होते हैं जो मैटर पर डिपेंड करते हैं, है ना, यानी अमाउंट पे, मात्रा कितनी है पदार्थ की। और जो नेचर पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर, ठीक है जी। ये मात्रा पर डिपेंड करते हैं, ये नेचर पर, प्रकृति पर, क्लियर है, तो होते हैं ना। और इसके एग्जाम्पल जो है एक्सटेंसिव के, जो नेचर पर डिपेंड नहीं करे, वो अमाउंट पे, कितना है सब्सटेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेंथ है सब्सटेंस, ये कितना है मैटर, है ना, कितना अमाउंट है उसी पे से रिलेटेड तो है। लेंथ है, एरिया है, ठीक है जी, वॉल्यूम है, आयतन, और आपका मास है, ठीक है जी, और आपका कितने हो गए 4, ऐसी 2-4 और आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आपका मैग्नेटाइजेशन होता है, चुंबक, है ना, चुंबक तो ज़्यादा बड़ा पदार्थ होगा तो उसकी चुंबकन शक्ति ज़्यादा होगी ना, ठीक है जी, इस तरीके से। और आपका कुछ होते हैं इंटेंसिव, जो नेचर से रिलेटेड है, सब्सटेंस ज़्यादा हो कम हो वो नेचर से रिलेटेड है, अमाउंट से नहीं। जैसे कि डेंसिटी है, अब डेंसिटी घनत्व तो, चाहे कम सब्सटेंस हो चाहे ज़्यादा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, डेंसिटी तो उतनी रहेगी, घनत्व। और आपका विस्कोसिटी है,
जिसे आप श्यानता कहते हैं, ठीक है जी, ये भी पदार्थ का गुण है, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है जी, जिसे अपवर्तनांक कहते हो आप। आपका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के है ना। आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो उदाहरण है ये आपको क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर। तो देखो कौन सा क्वेश्चन करे थे हम, 35 में आपसे कहा इंटेंसिव विच ऑफ दीज आर इंटेंसिव, कौन सा इंटेंसिव है, तो कौन सा है इंटेंसिव, अब आप खुद बताओ। एरिया है तो एरिया तो एक्सटेंसिव है ना। वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। एंट्रोपी और टेम्परेचर की बात और कही, तो टेम्परेचर भी कम हो ज़्यादा हो सब पदार्थ, उससे कहाँ फ़र्क पड़ता है उसे, तो टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं जो हीट कैपेसिटी है वो भी आपकी एक्सटेंसिव है, पदार्थ ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा करेगा, है ना। जो आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी तो हीट से ही रिलेटेड होती है, तो ये भी आपकी एक्सटेंसिव में आएगी। ds बराबर dq/t होता है ना, तो हीट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन अब देख के बता दो, अब तुमने सारे बता दिए, कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल कहलाता है आपका, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका एरिया, तो एक्सटेंसिव है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है और वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव है। तो कौन सा हुआ इंटेंसिव, आपका टेम्परेचर, है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर। क्लियर है जी। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद रखना, है ना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है उसमें थ्योरी के पोर्शन में, ठीक है जी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी इसके एग्जाम्पल भी आप याद रख लेंगे क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी और लिख सकते हो आप इसमें एक इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं हिंदी में ना। और चार्ज भी है, देखो एक चार्ज यानी आवेश, है ना। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा चार्ज उतना ही तो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये सब आपके एग्जाम्पल एक्सटेंसिव के हो और इंटेंसिव के ये एग्जाम्पल हैं। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपके सब एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है जी। और बाकी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, इसी जो मैंने आपको बताई बात, इसी से आपके सारे हल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज सेम एज, जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो किसकी तरह होता है। तो आपने एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर थ्योरी में पढ़ा हो, तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में जो टेम्परेचर थे θ1 और θ2 माने थे, और आइडियल गैस स्केल में T1 T2 थे। तो ये सेम आता है, थीटा है ना प्रोपोर्शनल आता है T के, यानी ये तो एब्सोल्यूट स्केल में नापा गया टेम्परेचर और ये आइडियल गैस स्केल में नापा गया टेम्परेचर, है ना। तो आइडियल गैस स्केल के टेम्परेचर के जैसा ही होता है ना। तो कह रहा है द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है, किसके जैसा होता है, सेल्सियस स्केल के जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़ारेनहाइट स्केल, ट्रिपल पॉइंट स्केल, इनके जैसा नहीं होता है, आइडियल गैस स्केल के जैसा होता है, और आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक गैसें भी आप ये हिंदी में कहते हैं, नहीं वास्तविक नहीं, परफेक्ट को तो पूर्ण गैसें कहते हैं, ठीक है, या आदर्श गैसें कहते हैं। वास्तविक गैसें होती हैं रियल गैसेस, ठीक है जी। 36 था ये। इसके बाद 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 37।
देखो क्या कह रहा है, यदि टेम्परेचर T1 और T2 दे रखे हैं, T1 टेम्परेचर सोर्स का है और T2 टेम्परेचर सिंक का है, तो इफिशियंसी कार्नोट हीट इंजन की कितनी होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, ईटा बराबर आपको पता है 1 - T2/T1। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका T2/T1 है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, एक कार्नोट इंजन हैज़ इफिशियंसी, कार्नोट हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी है किसके जितनी है ना, इफिशियंसी सेम है, दो इंजन है ना। पहले इंजन के लिए जो टेम्परेचर 1000 और 500 दे रखे हैं, तो फर्स्ट इंजन के लिए बात करें तो T1 है आपका 1000 केल्विन और T2 होता है 500 केल्विन। टेम्परेचर जिसका कम है वो T2 होता है ना, सिंक का टेम्परेचर कम होता है ना। तो ईटा बराबर 1 - T2/T1 फॉर्मूला होता है। दूसरे इंजन के लिए बात करें तो ये टेम्परेचर जो दे रखा है x दे रखा है T1 x केल्विन और T2 जो है वो 1000 केल्विन। ठीक है जी, तो आपसे कहा वैल्यू बताओ किसकी, x की। ईटा का फॉर्मूला जानते हो, तो ईटा1 बराबर ईटा2 हो जाएगा, है ना। यानी इसकी इफिशियंसी निकालो, कितनी आएगी 1 - T2 500 T1 1000 500 दूनी 1000 1 - 1/2 तो 1/2 आ जाएगी। और इसकी इफिशियंसी निकालो ईटा डैश, तो T1 डैश T2 डैश कह लो 1 - T2 डैश अपॉन T1 डैश। ठीक है जी, और इसने कहा दोनों की इफिशियंसी बराबर है, ईटा और ईटा डैश बराबर है, तो ईटा डैश की जगह ईटा रख दो, बराबर 1 - T2 डैश कितना है 1000, T1 डैश कितना है x, और ईटा की वैल्यू रख दो, ईटा की वैल्यू है 1/2। इसे इधर ले जाओ, 1000/x बराबर 1 - 1/2, तो 1/2 आएगा, तो x इधर पहुँचेगा, 2 इधर जाएगा, तो x बराबर 2000 केल्विन आ जाएगा, आंसर है ना। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 38 का ए होना चाहिए, 38 का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन नंबर ए लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है वो क्या है। तो है ना, आपको याद होनी चाहिए dP/dt बराबर होता है LT V2 - V1। ठीक है जी, ये जो आपकी इक्वेशन है ये है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, dP/dt और L ऊपर T नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो इक्वेशन बहुत फेमस है, तो इसे याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। 40 आपसे कहता है स्पेसिफिक हीट जो है सैचुरेटेड वाटर वेपर है ना, करा रखा है क्वेश्चन मैंने, वो निगेटिव होती है। ठीक है जी, जो सैचुरेटेड वेपर है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसी होती है, निगेटिव। ठीक है जी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर क्या होती है, निगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहा विच क्वांटिटी इज नॉट एक्सटेंसिव क्वांटिटी। अभी मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ाया, इंटेंसिव में एक और क्वांटिटी लिख ली हो, प्रेशर। प्रेशर इंटेंसिव होती है। ठीक है, किस चीज़ के, वो नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, प्रेशर कोई गैस तो ज़्यादा लगाती है कोई कम लगाती है, तो नेचर पे डिपेंड करता है।
तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, वो कौन सी नहीं है ये कह रहा है। तो वॉल्यूम तो है, चार्ज भी है, मैग्नेटाइजेशन भी है, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन भी है, अभी तो लिखवाया था। तो प्रेशर नहीं है, अभी मैंने बताया, ठीक है जी। प्रेशर क्या है उसमें नहीं लिखवाई थी, लिख लियो, इंटेंसिव है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर वो कह रहा है एक्सटेंसिव कौन सी नहीं है, तो प्रेशर है जो इंटेंसिव है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 42 पर। आपसे कह रहा है विच क्वांटिटी इज नॉट, हाँ ये 42 है ना, हाँ ये भी ऐसा ही है। आपसे अब क्या कह रहा है कौन सी इंटेंसिव नहीं है, तो कौन सी नहीं है इंटेंसिव, तो आपका देखो टेंशन, सरफेस टेंशन भी बड़ा इंटेंसिव है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, अभी लिखा मैंने, ये भी आपका मैग्नेटाइजेशन लिखा था ना, वो बाद में वो लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो इंटेंसिव है ना, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वही है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, तो ये भी है इंटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की लिस्ट बना लियो, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी लिख लियो, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है इसको। और वॉल्यूम ये ईएमएफ भी ये है इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव कौन सी है, वॉल्यूम, आपको पता है। तो पूछ रहा है इंटेंसिव कौन सी नहीं है, तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपकी इंटेंसिव नहीं है, यानी कौन सी है, एक्सटेंसिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ठीक है जी, वो आप पढ़ेंगे, ये पढ़ लिए होंगे आपने। थर्मोडायनेमिक फंक्शन कह दो, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कह दो, ठीक है जी। वो आपके 4 हैं, कितने हैं, 4। एक तो है आपका हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है जी, और एक है आपका गिब्स, इसे आप एफ से लिखते हैं, इसे आप जी से लिखते हैं। और एक है आपका इंटरनल एनर्जी, इसे आप यू से लिखते हैं। और एक है आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यानी कि एच, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, और ये तो साइंटिस्ट के नाम है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और गिब्स फंक्शन। हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्मा क्षमता कहेंगे शायद, ठीक है जी। क्लियर है, तो ये 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 43 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। आपसे कहा 2 सैंपल्स ए एंड बी ऑफ ए गैस, यानी गैस ए है और इधर बात करें तो गैस बी है, ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है दोनों शुरुआत में सेम टेम्परेचर पर हैं और सेम प्रेशर पर हैं, इन्हें कंप्रेस किया जाता है वॉल्यूम वी से वॉल्यूम V/2 तक। तो ये तो एक बात कही ब्रैकेट में, ए को तो आइसोथर्मली किया जाता है और बी को एडियाबैटिक किया जाता है। तो ए में जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, यानी कि समतापीय, और आपको पता है इसमें बॉयल के नियम का पालन होता है। तो P1 V1 बराबर P2 V2, ये तो बॉयल का नियम है। तो P1 V1 V है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो V से कितना कर दिया जाता है, V/2। तो ये V1 है और ये V2 है। तो V1 आपका V हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा V/2, V से V काट लो, तो P2 बराबर आएगा 2P1, ठीक है जी। इधर आ जाओ, इधर पाइसन का नियम लगेगा,
क्योंकि इस गैस को उसने कहा एडियाबैटिक तरीके से इसका कंप्रेशन हो रहा है ना, ब्रैकेट में देखो एडियाबैटिकली। तो पाइसन का नियम लगेगा P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ भी P1 बराबर P2 और इसे कर लो V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा, ठीक है, अपॉन में ले गए V1। V2 की वैल्यू है आपकी V/2, V1 V है तो V से V कट गया, पावर गामा है। तो ठीक है जी, ठीक कर दिया मैंने। चलो तो इसे इधर ले जाओ, P2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर गामा और इंटू P1। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपसे ये कहा, क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर जो A का है वो B के प्रेशर से ग्रेटर होगा, नंबर ए ऑप्शन में कहा। फिर कहा नंबर बी में बराबर होंगे दोनों के प्रेशर। नंबर सी में कहा जो ए का प्रेशर है वो बी के प्रेशर से कम होगा। और फिर डी में कहा जो ए का प्रेशर है वो डबल होगा बी के प्रेशर का। ठीक है जी, गैस ए के लिए ये है, गैस बी के लिए ये है। अब आप खुद देख के बताओ, यहाँ तो प्रेशर में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है पहले प्रेशर में, यहाँ पहले प्रेशर में 2 की पावर गामा से मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि गामा की मिनिमम वैल्यू भी 1.66 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, यानी 2 के करीब है। तो जब 2 है, यहाँ 2 के करीब है तो 2 2 4, इसका मतलब P2 ज़्यादा है और इसका P2 कम है। इसका मतलब गैस B का P2 ज़्यादा है और गैस B का, वो गैस A का P2 जो है वो कम है। इसका मतलब मैं बता दूं आपको, P2 जो है गैस B का, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है। किससे? P2 ऑफ गैस A। ये है रिलेशन। तो अब क्या कहा था, पढ़ दो ऑप्शन। आपसे कौन सा क्वेश्चन है, 44। फाइनल प्रेशर A का पूछा है, B के प्रेशर से कैसा हुआ। तो भैया A का फाइनल प्रेशर कौन सा, P2, P1 नहीं, P1 तो इनिशियल प्रेशर था। तो A का प्रेशर जो है B के प्रेशर से कम होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, कम कौन सा दे रखा है, कम है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दमदार है बिल्कुल, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आ रही है बात समझिए। चलो इसके बाद चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 45। देखो ये 45 क्वेश्चन में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। पाथ पर डिपेंड कौन सा फंक्शन नहीं करता। तो वर्क तो पाथ पर डिपेंडेंट होता है ना। आपने पढ़ा था ना, W बराबर एरिया, है ना, ऑफ साइकिल, इस तरीके से। तो पाथ जैसा होगा, साइकिल जैसा होगा, उस पर वर्क डिपेंड कर रहा है। और वर्क से ही रिलेटेड है आपकी हीट, तो हीट भी करेगा, वर्क भी करेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं करता है। तो हीट, वर्क, ये दोनों ही पाथ पर डिपेंड करते हैं, है ना। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से रिलेटेड इंटरनल एनर्जी भी होती है, क्योंकि आपको बताया इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, बताया था ना। तो ये दोनों पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो हीट और वर्क तो हो जाएगा, डिपेंड करेगा पाथ पे। इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी पाथ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि, है ना, ये सीरीज मैं जारी रख सकूं, क्योंकि बहुत तरीके के, है ना, कोर्सेज जारी करने के लिए, चलाने के लिए बहुत स्टूडेंट्स कहते रहते हैं। तो लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, तो कोर्स तो वही जारी रहेगा जिसकी अधिक मांग हो। तो आप लोग अपने जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें साथ जोड़ के मांग जारी रखिए, है ना, ताकि मैं इस टॉपिक पर यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को जारी रख सकूं। नहीं तो फोर्थ सेमेस्टर वाले आपसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो ज़्यादा लेक्चर्स की मांग करते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई आपकी कमेंट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।